नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से आ रही है बेहद घातक असॉल्ट राइफलें। आधे किलोमीटर दूर से ही ढेर होंगे दुश्मन। जी हां, अमेरिका से आए बेहद आधुनिक और घातक राइफलों को आतंक रोधी अभियानों में जुटे सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराने के बाद भारत ने 72,500 राइफलों का सौदा किया है। अब इन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को सौंपा जाएगा। इन राइफलों से दुश्मन को 500 मीटर की दूरी से ही ढेर किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी सिक्स सागर से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में 72,500 सिक्स सागर राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सौदे पर मोहर लगा दी है। अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत इन राइफलों की खरीद की जाएगी। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इन असॉल्ट राइफलों की पहली खेप को जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशनों में तैनात सैनिकों को दिया जाएगा और दूसरी खेप पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि अग्रिम इलाकों में दुश्मनों का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मियों को सबसे अच्छे उपकरण और हथियार देने का विचार है। नए राइफल इंसॉस राइफल की जगह ले रहे हैं, जिसका उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की ओर से किया गया था। प्लान के मुताबिक 1.5 लाख अमेरिकी राइफल्स आतंकरोधी अभियानों में जुटे सैनिकों और सीमा पर तैनात जवानों को दी जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में तनाव पर राहुल गांधी बोले, अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट में ही कम समय में चीन को बाहर फेंक देते। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा किसान रैली में शामिल हुए राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने कहा था कि किसी ने भी भारत की जमीन नहीं छीनी। राहुल गांधी ने कहा कि आज दुनिया में केवल एक ही देश है जिसकी भूमि दूसरे देश द्वारा ली गई है और पीएम खुद को देशभक्त कहते हैं। अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से कम समय में ही चीन को बाहर निकाल फेंकते। वहीं पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी ने कहा कि देश में क्या हो रहा है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो केवल अपनी छवि बचाते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार अपनी छवि के बारे में नहीं सोचती है। अगर कांग्रेसी सरकार केंद्र में होती तो चीन को 15 मिनट में बाहर निकाल फेंकते। वैसे दोस्तों, आप किसका समर्थन करते हैं, मोदी जी का या राहुल जी का? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को लगेगा झटका। दशहरा और दिवाली से पहले महंगा होने लगा है सरसों का तेल। जी हां, देश में पाम ऑयल पे लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में ही सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में भी सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने का बजट बढ़ जाना भी तय है। सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद होने से एक तरफ उपभोक्ताओं को फायदा होगा तो कीमतें बढ़ने से लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कारोबारियों की माने दीपावली और उसके बाद शादियों के सीजन के चलते अक्टूबर 2020 के आखिर और नवंबर की शुरुआत से सरसों के तेल की कीमतों में तेजी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,50,000 नए जनसेवा केंद्र यानी कि कॉमन सिविल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती हैं। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है कोविड-19 की वैक्सीन। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन साल के अंत तक तैयार हो सकती है। संगठन ने हालांकि इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने सभी नेताओं द्वारा एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। वो टीके के उपलब्ध होने पर उनका समान वितरण सुनिश्चित करें। WHO की अगुवाई वाली कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा की 9
प्रायोगिक टीके पाइपलाइन में हैं, जिसका उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराक वितरित करना है। अब तक कुछ 168 देश कोवैक्स सुविधा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इसमें चीन, ना संयुक्त राज्य अमेरिका और ना ही रूस शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये वैक्सीन निर्माताओं से आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए द्विपक्षीय सौदे पर निर्भर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बनेगा मोबाइल फोन का ग्लोबल हब। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 प्रपोजल को सरकार से मिला अप्रूवल। जी हां, भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में एक अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने PLI स्कीम के तहत आज मोबाइल फोन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनियों के 16 प्रपोजल अप्रूवल भी दे दिए हैं। इन 16 अप्रूवल में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं। इस अप्रूवल से आने वाले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का प्रोडक्शन और 6.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। एप्पल 37% और सैमसंग 22% के पास मोबाइल फोन की दुनिया भर में बिक्री से मिले रेवेन्यू का करीब 60% हिस्सा है और इस योजना से देश में उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस में कई गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संचार कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि PLI स्कीम को बाहरी कंपनियों के साथ साथ घरेलू मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माताओं से काफी एप्लीकेशंस आई हैं। इंडस्ट्री ने अपने विश्वास को दोहराया है कि एक वर्ल्ड लेवल मैन्युफैक्चरिंग डिटेंशंस के रूप में भारत की शानदार प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान के साथ मजबूती को दर्शाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच लंबी दूरी की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाले मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने देश में विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सोमवार को ओडिशा उप तटीय क्षेत्र में स्थित एक परीक्षण केंद्र से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध अभियानों के लिए है। बयान में कहा गया है कि परीक्षण सफल रहा है और सभी मानक प्राप्त कर लिए गए हैं। स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक अभियानों के लिए हल्के वजन के टॉर्पीडो प्रणाली है। बयान में कहा गया है कि ये परीक्षण और प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी क्षमता स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि स्मार्ट जब किसी युद्धपोतक या किसी अन्य तटीय मंच से दागी जाती है तो ये सामान सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ान भरती है। ये अपनी अधिकांश उड़ान हवा में कम ऊंचाई पर तय करती है। जब ये समुद्र में जलमग्न होकर विचरण कर रही होती है तो किसी दुश्मन पनडुब्बी के नजदीक पहुंचती है तो इसके भीतर से टॉर्पीडो निकलता है जो पानी को चीरता हुआ शत्रु लक्ष्य को नष्ट कर डालता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मूर्तियां चूनों की मनाही, सामूहिक गाने बजाने पर रोक, त्योहारों के लिए सरकार की गाइडलाइन जारी। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर त्योहारों के मौसम में एहतियात के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के तहत कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी तरह के त्योहारी कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पूजा, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है। इसके अलावा भी कई तरह के मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी। भीड़भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जमीन पर निशान लगाने पड़ेंगे जिनके बीच की दूरी 6 फीट रखनी होगी। साथ ही जिस जगह पर कार्यक्रम किया जाएगा वहां CCTV कैमरों की अनिवार्यता होगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। धार्मिक स्थानों, पंडालों में मूर्तियों को छूने की मनाही होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक धार्मिक गाने बजाने के कार्यक्रम की मनाही होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बाजार में बिक रहा हाई मेथनॉल वाला सैनिटाइजर खराब कर सकता है आपकी सेहत। जी हां, कुछ कंपनियां कोरोना के संकट काल में भी पैसा बनाने के चक्कर में जनता को धोखा देने से बाज नहीं आ रही हैं। बाजार में आपकी सेहत को खराब कर देने वाले सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि ब्रांड कोई लोकल तो नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकत्र किए गए सैंपल फेल होने के कारण 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने का नोटिस भी जारी किया गया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा कुछ सैंपल एकत्र किए गए थे जिसमें 5 में मेथनॉल की अधिकता पाई गई है जो एक विष का काम करता है। फेल ब्रांड सैनिटाइजर का पूरा स्टॉक मार्केट से वापस लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। दोस्तों, आप भी सैनिटाइजर खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर, 5 अस्पतालों ने गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से मना कर दिया। मौत, मणिपुर में एक 20 वर्षीय गर्भवती महिला को समस्या होने पर 5 अस्पतालों ने कथित तौर पर भर्ती करने से मना कर दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सरकार ने मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। महिला के परिजनों का दावा है कि वो बुधवार देर रात तक सभी अस्पतालों के चक्कर काटे लेकिन उन्हें कहा गया कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।
इसलिए गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया जा सका। गर्भवती महिला को सेनापति जिले में दोपहर 2 बजे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे तकलीफ होने पर डॉक्टरों ने उसे रात 10:30 बजे किसी अन्य अस्पताल रेफर कर दिया। उसके बाद से इम्फाल लाया गया, जहां 2 सरकारी और 3 निजी अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बृहस्पतिवार तड़के महिला की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना के बाद इस अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।